हेलो एंड वेलकम बैक टू दी क्लास। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5-5 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आएंगे, यानी कि कुल 10 नंबर के अनसीन पैसेज आते हैं। और अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से देखा तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप इन 10 में से 10 नंबर लाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला अनसीन पैसेज है कि टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द बैड पोलियो इज द 7 oral वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम द डिसीज। कभी यह लेखक कह रहा है कि आज के टाइम पे पोलियो शब्द सुनते ही आपके दिमाग में वो वैक्सीन आती है जो बच्चों को मतलब बीमारियों से बचाने के लिए दी जाती है। ठीक है, 55 year एगो दिस वाज नॉट सो, मतलब कि 55 साल पहले ऐसा नहीं था। द ड्रेडेड डिसीज विच मेनली इफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉज स्टिफिंग एंड वीकिंग ऑफ द मसल्स, ठीक है, क्रीपिंग एंड पैरालाइज। यानी कि 55 साल पहले ऐसा नहीं था। पोलियो 55 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जो कि ब्रेन यानी कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी को बुरी तरीके से प्रभावित करती थी और मसल्स को कमजोर बनाती थी। ठीक है, जिसके कारण पैरालाइज भी हो जाता था। ठीक है, और इसके बाद एक लेखक कह रहा है कि विच इज वाई आई एम इन अ व्हील चेयर, जिसके कारण मैं व्हील चेयर पर हूँ। ठीक, यानी कि जो लेखक है वो पोलियो से प्रभावित है, यानी कि पोलियो का पेशेंट है वो। ठीक है, इसके बाद है कि इफ somebody had प्रेडिक्ट व्हेन आई वाज बोर्न दैट दिस वुड हैपन टू मी, नो वन वुड हैव बिलीव इट। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पैदा होते ही अगर किसी ने भविष्यवाणी की होती कि मेरे साथ ऐसा होगा तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। ठीक है, आई वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। 4 पेयर मतलब 4 पेयर मतलब कि है कि 4 जोड़े, 4 जोड़े मतलब टोटल 8 भाई बहन थे वो। ठीक है, 4 ब्रदर और 4 सिस्टर्स थी। ठीक है, उसमें वो 7th नंबर का चाइल्ड था। 8 बच्चों में से वो 7th नंबर का बच्चा था। ठीक है, अपनी फैमिली में। इसके बाद है विथ आई ह्यूज 23 ईयर गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि जो पहला बच्चा था और जो आखिरी बच्चा था उनमें 23 साल का डिफरेंस था। ठीक है, आई वॉज टोल्ड दैट अनलाइक द अदर्स, यानी कि मुझसे कहा गया कि मैं औरों से अलग हूँ। आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर, यानी कि मैं बहुत ही गोरा था और जो मेरे बाल थे वो ब्राउन थे। ठीक है, काले ना होके ब्राउन थे जैसे कि अंग्रेजों के होते हैं। ठीक है, दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर देन अ दाऊद बोहरी, मतलब कि इसके कारण मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा गोरा था और जो मेरे बाल थे वो ब्राउन थे, इसके कारण मैं एक फॉरेनर की तरह दिखता था, दाऊद बोहरी की तरह नहीं। ठीक है, यहाँ पे मतलब दाऊद बोहरी शायद इनका नाम होगा, तो दाऊद बोहरी की तरह ना देख के एक फॉरेनर की तरह दिखते थे। ठीक है, इसके बाद है कि आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, यानी कि मैं सबसे हेल्दीएस्ट यानी कि सबसे सेहतमंद बच्चा माना जाता था। ठीक है, जब मुझे पोलियो हुआ उसके पहले तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना पैसेज पूरा खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आया हो किसी भी वर्ड की मीनिंग तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, यानी कि जो लेखक है इस पैसेज का वो किसका पेशेंट है, कौन सी बीमारी का पेशेंट है। इसमें ऑप्शन ए है कि सेरेबल अटैक, दूसरा है पोलियो, तीसरा है डायबिटीज, चौथा है हार्ट डिसीज। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि वो पोलियो का पेशेंट है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, यानी कि फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में कुछ भी पहले से कहना क्या कहलाता है, यानी कि भविष्यवाणी जो करते हैं भविष्यवाणी करने को क्या कहते हैं अपन। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिडिक्ट, यानी कि उसने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि 2024 में ऐसा होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो प्रिडिक्ट कहना कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, यानी कि जो लेखक है वो 7वां बच्चा है अपनी फैमिली में। ठीक है, तो टोटल मतलब फैमिली में कितने बच्चे हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है कि 1 स्कोर चाइल्ड, दूसरा है 8 चिल्ड्रन, तीसरा है 9 चिल्ड्रन, चौथा है 23 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है, हम सभी ने देखा था कि 2 पेयर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, यानी कि टोटल 8 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दूसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 चिल्ड्रन। इसके बाद हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है कि पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द, यानी कि पोलियो जो खतरनाक बीमारी है वो किस चीज़ को यानी कि किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि वो दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसमें ऑप्शन पहला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट यानी कि पांचवा क्वेश्चन है भाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, मतलब कि जो लेखक है वो फॉरेनर की तरह क्यों लगता था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है कि ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि वो बहुत ही गोरा था और उसके ब्राउन हेयर थे, यानी कि जो है भूरे बाल थे उसके। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जो पैसेज बने इसको ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा जो पैसेज है वो है कि देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल्स एनिमल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स। यानी कि जो तेल के मेन रिसोर्स हैं, ठीक है, वो 3 हैं। एक तो एनिमल है यानी कि जानवरों से जो हमें ऑयल मिलता है यानी कि तेल मिलता है वो। दूसरा वेजिटेबल्स यानी कि जो फसलों वगैरह से जो हमें तेल मिलता है वो। और एंड मिनरल्स, मिनरल्स मतलब कि जो हम खुदाई करके जो तेल निकालते हैं वो होता है मिनरल ऑयल, ठीक है। तो एक वो है, तो 3 सोर्स हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादातर क्वांटिटी है, ज़्यादातर मात्रा में जो एनिमल ऑयल है यानी कि जानवरों से जो तेल निकाला जाता है वो ज़्यादातर व्हेल्स मछली से आता है, ठीक है। व्हेल्स मछली में सबसे ज़्यादा तेल होता है और उसी से सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त किया जाता है। दोज इनॉर्मस क्रिएचर ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। यानी कि ये विशालकाय जो जीव है, समुद्री जीव, ठीक है, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जीव है, ठीक है। इससे आकार में सबसे बड़ा जीव है, यानी कि इससे बड़ा कोई जीव है नहीं दुनिया में, और ये सबसे बड़ा जीव होता है व्हेल मछली, ठीक है। इसके बाद आगे है कि टू प्रोटेक्ट द व्हेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्टिक सी नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, ठीक है, कॉल्ड ब्लूबर। यानी कि जो ठंडा ठंडा जो पानी होता है आर्कटिक सी में, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के जो ध्रुव हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है, वहाँ पे ठंडा पानी होता है। तो वो ठंडे पानी से बचाने के लिए प्रकृति ने व्हेल मछली को एक कवर दिया है, फैट का, फैट यानी कि बसा का कवर दिया है ऊपर, बहुत मोटा कवर दिया है कि उसको ठंडी ना लगे, वो ठंडी से बची रहे, ठीक है। और इस कवर को हम कहते हैं ब्लूबर, ठीक है, इसको आप याद रखना, इसको ब्लूबर कहते हैं। इसके नेक्स्ट आगे है कि व्हेन द व्हेल इज किल्ड द ब्लूबर इज स्टीप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन। यानी कि जब व्हेल मछली को मारा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो ब्लूबर होता है यानी कि जो मोटा कवर रहता है जो बसा का, ठीक है, उसको निकाल के और उसको उबेला जाता है, ठीक है, गर्म पानी में। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड ऑफ ह्यूमन कंजप्शन, सॉरी। यानी कि जो वो तेल निकाला जाता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में तेल निकाला जाता है और वो इंसानों के कंज्यूम में लिया जाता है, यानी कि उसको ह्यूमंस यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि इससे दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। इसके बाद है कि अ फ्यू अदर क्रिएचर यील्ड ऑयल बट नन सो मच एज द व्हेल, ठीक है, यहाँ तक है, व्हेल तक, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। यानी कि और भी जानवरों में जो है तेल पाया जाता है, लेकिन व्हेल मछली में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है कि द लीवर्स ऑफ द कोड एंड हेलीवेट टू काइंड ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। यानी कि जो कोड और हेलीवेट जो मछली होती हैं, ठीक है, इनमें इनके जो लीवर है इनमें नर्सिंग ऑयल पाया जाता है, ठीक है। बोथ कोड लीवर ऑयल एंड हेलीवेट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवेलिड्स हु नीड सर्टन विटामिन। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम। यानी कि ये जो इनके लीवर से, जो कोड और हेलीवर जो मछली हैं, इनके लीवर से जो तेल निकाला जाता है नर्सिंग ऑयल, ठीक है, ये बीमार लोगों को और उन लोगों को दिया जाता है जिनमें विटामिन की कमी होती है, ठीक है। और इसके बाद है कि नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज़ यूज इन कुकिंग, ठीक है। जो वेजिटेबल ऑयल है वो सबसे ज़्यादा कुकिंग में यूज किया जाता है, मतलब अपन सरसों का तेल और जो सोयाबीन का तेल, तिली का तेल, ये सारी तेल जो यूज करते हैं, ये सब अपन इसी में यूज करते हैं खाना बनाने में, ठीक है। बाकी अपन इनको दवाइयों में इतनी मात्रा में यूज़ नहीं करते, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में कहीं करते भी होंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में करते हैं। बाकी दवाइयों में सबसे ज़्यादा जो तेल यूज होता है वो एनिमल ऑयल यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल नहीं होता। वेजिटेबल ऑयल केवल खाना पकाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके बाद है कि परफ्यूम्स मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ सर्टन फ्लावर्स, सोप आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट द ऑयल ऑफ सर्टन फ्लावर। यानी कि कुछ जो फूलों से हम तेल निकालते हैं उसको हम इत्र बनाने में यानी परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं। जो गुलाब, आपको पता होगा कि जो गुलाब है, गुलाब को सुखाने के बाद इसमें से तेल निकलता है और वो तेल निकालने के बाद परफ्यूम बनाने में इनका यूज किया जाता है। गुलाब हो गया, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो फूल्स हैं इनको सुखाने के बाद इनका तेल निकाल कर और परफ्यूम बनाने में इनका यूज किया जाता है अधिकांशतः, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम जो पैसेज है वो खत्म हो गया। अगर इनमें से कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द मेनली सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि जो एनिमल ऑयल है उसका सबसे मुख्य सोर्स क्या है। तो ये हम सभी को पता है कि भेल जो है, भेल मछली, इसका सबसे प्रमुख सोर्स है।
तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर, जो वेजिटेबल ऑयल है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अभी हम देख ही चुके हैं कि कुकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 है कि द डैश ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। ठीक है, तो जो फिश है, जो फिश का कौन सा हिस्सा नर्सिंग ऑयल, मतलब फिश के कौन से हिस्से में नर्सिंग ऑयल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है लीवर। ठीक है, ये हम सभी देख चुके हैं कि लीवर जो कोड फिश होती है, ठीक है, और कैलीबेट होती है, उसके जो लीवर में है सबसे ज़्यादा नर्सिंग ऑयल पाया जाता है, उन्हीं से नर्सिंग ऑयल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नर्सिंग ऑयल वो होता है मतलब कि जो जिस ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन रहते हैं, जो बीमार व्यक्तियों के लिए जो यूज में होता है, वो होता है नर्सिंग ऑयल। और इसके बाद जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है कि द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड ठीक है, जो भेल है, ठीक है, भेल की जो कवर रहता है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसकी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो ये हम सभी को पता है कि उसको ब्लूबर कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट नंबर है, यानी कि 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका वो है कि राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो प्रोटेक्ट जो वर्ड है इसकी नाउन क्या होगी। तो नाउन क्या होती है, नाउन होती है किसी व्यक्ति का नाम, ठीक, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम। ठीक है, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम कौन सा है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव, ठीक है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है नहीं। ठीक है, प्रोएक्टिव, ये भी किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान का नाम नहीं है। तीसरा जो है वो है कि प्रोटेक्टेबल। ठीक है, प्रोटेक्टेबल यानी कि बचाए जाने लायक। ठीक है, तो ये भी कोई वो नहीं है, ना व्यक्ति है ना वस्तु है, कुछ भी नहीं है ये, यानी कि ये संज्ञा नहीं हो सकती, यानी कि नाउन नहीं है ये। इसके बाद जो डी ऑप्शन है वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी कि ये एक नाउन है, यानी कि एक जो चीज़ है, वस्तु है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो होती है एक वस्तु होती है, तो इसको एक वस्तु के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, तो यानी कि एक नाउन हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज यानी कि हमारा जो तीसरे नंबर का पैसेज है, ठीक है, वो है कि एन ओल्ड शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम। यानी कि एक ओल्ड शेफर्ड, शेफर्ड यानी कि चरवाहा, ठीक है, एक बूढ़ा चरवाहा वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, यानी कि जो बांसुरी है, फ्लूट मतलब बांसुरी, एक बूढ़ा चरवाहा बांसुरी बजा रहा था मार्शलैंड आउटसाइड द रोम, मतलब जो रोम की जो बाहरी भूमि थी, यानी कि रोम के बाहर। ठीक है, मार्शलैंड होती है वो जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, यानी कि जो सिंचित जमीन होती है, दलदली भूमि, वो उसको कहते हैं मार्शलैंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक जो बूढ़ा चरवाहा था वो रोम के बाहर बांसुरी बजा रहा था। इसके अंग है कि ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेरी कम एंड लिसन टू हिम। यानी कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से बांसुरी बजा रहा था, बहुत ही मीठी बांसुरी बजा रहा था, और उसको सुनकर एक फेरी कम, फेरी मतलब एक परी आती है और उसको सुनती है वो। और इसके बाद है कि विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैस्टल। ठीक है, यानी कि वो परी कहती है, ही सी सेड, यानी कि जो परी आती है वो कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, ठीक है, और आप जो बांसुरी है ये मेरे महल में जाके और मुझे सुनाएंगे। तो जो ओल्ड शेफर्ड होता है वो बोलता है कि यस यस लवली लेडी। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि सेड सेड द शेफर्ड। ठीक है, शेफर्ड बोलता है यस यस लवली लेडी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो बोलता है बिल्कुल सुनाएंगे आपको। इसके बाद है कि द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, यानी कि जो परी होती है वो उसकी फिंगर में, यानी कि उंगली में रिंग पहना देती है। एट वंस ही बिकम अ हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स। जब वो फिंगर में रिंग पहनाती है, जैसे ही वो परी फिंगर में रिंग पहनाती है वो उस बूढ़े चरवाहे के, तो वो एक हैंडसम यंग मैन बन जाता है, यानी कि वो एक जवान व्यक्ति, जवान और हैंडसम व्यक्ति बन जाता है। और उसकी ड्रेस भी है, यानी कि उसके जो कपड़े हैं वो प्रिंस, यानी कि जो राजकुमार होते हैं उनकी तरह हो जाते हैं। इसकी बात है कि बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड। लेकिन वो बोलता है, जो चरवाहा होता है वो बोलता है कि पहले मैं रोम जाता हूँ, मुझे पहले रोम जाना होगा, और मैं वहाँ पे अपने दोस्तों से विदाई ले लूंगा, यानी कि दोस्तों को अलविदा बोल दूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे महल में चलूंगा। ठीक है, इसके बाद है कि द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 वाइट हॉर्स। ठीक है, जो परी होती है वो उसको एक रथ देती है, ठीक है, जो कि 12 सफ़ेद रथ देती है, जो कि 12 सफ़ेद घोड़ों वाला रथ होता है, वो देती है उसको। एज ही रोड इन स्टेट ऑफ रोम ही मीट द यंग क्वीन ऑफ इटली। ठीक है, तो जैसे ही वो वहाँ पे रोम में प्रवेश करता है, वो इटली की जो जवान एक खूबसूरत क्वीन होती है, ठीक है, उनसे मिलता है। ठीक है, हु इनवाइटेड हिम टू हर प्लेस। और वो जो लेडी होती है, यानी कि जो क्वीन होती है, वो उनको अपने महल में इनवाइट करती हैं, उस चरवाहे को। ठीक है, चरवाहा मतलब कि अब वो एक यंग मैन बन गया है, एक प्रिंस टाइप का बन गया है। ठीक है, इसके बाद है कि द शेफर्ड सा दैट ही हैज वॉन द क्वींस हार्ट। और वो जो शेफर्ड यानी कि चरवाहा होता है वो सोचता है कि मैंने तो रानी का दिल जीत लिया, रानी ने मुझे अपने महल में बुला लिया है आज, या ऐसी क्या बात हो गई। ठीक है, वो ये नहीं समझ पाता कि जो परी ने मेरे को जब अंगूठी पहनाई थी, ठीक है, तो तब मैं एक हैंडसम मैन बन गया हूँ।
ठीक है, और मतलब जो मेरी ड्रेस है वो भी चेंज हो गई है, और जब मैं एक राजा की तरह देखने लगा हूँ, इसलिए क्वीन ने मुझे महल में बुलाया है। लेकिन वो ऐसा सोचता है कि मैंने क्वीन का दिल जीत लिया है, क्वीन को मैं पसंद आ गया हूँ, इसलिए उन्होंने महल में बुलाया है। ठीक है, इसके बाद है कि ही रिसॉल्व टू मैरी हर एंड बिकम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी गो। ठीक है, अब वो सोचता है कि यार कि जो क्वीन है, ठीक है, क्वीन से क्यों ना क्वीन से शादी कर ली जाए और मैं इटली का राजा बन जाऊंगा, और लेट द फेरी गो। फेरी गो मतलब कि वो सोचता है कि परी को जाने दो, परी का क्या काम है अपने लिए, ठीक है, अपन तो यहाँ के इटली के राजा हो जाएंगे। इसके बाद है सो व्हेन ही एंड द क्वीन वेयर अलोंग टुगेदर ही ही नील डाउन एंड टुक हर हैंड सेइंग मैरी मी। जैसे ही क्वीन यानी कि जो रानी होती है, रानी और वो अकेले में होते हैं, तब वो घुटनों पर बैठ जाता है ऐसे प्रपोज करने के लिए, और बोलता है कि मैरी मी। ठीक है, और मैरी मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली। वो बोलता है कि मुझसे शादी कर लो और मैं आपको इटली को गवर्न करने में, यानी कि इटली पर राज करने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, बट एज सून एज ही स्पोक, जैसे ही वो ये बोलता है, ही टर्नड इनटू अ ओल्ड एंड रज्ड शेफर्ड। व्हाट इज दिस हॉरिबल वेगा डूइंग हियर, क्राइड द क्वीन। ठीक है, वाइप हिम आउट द प्लेस। जैसे ही वो ये बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, क्वीन से जैसे ही वो बोलता है, तो वैसे ही वो एक जो पुराना वो बूढ़ा चरवाहा होता है, ठीक है, एक अगली सा, ठीक है, एक बदसूरत सा चरवाहा होता है, उसी रूप में वापस से आ जाता है। ठीक है, और क्वीन जैसे ही पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि ये कौन है, तो वो उससे बोलती है कि व्हाट इज द हॉरेबल बेगर डूइंग हियर, मतलब कि ये गंदा भिखारी यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, क्वीन चिल्लाती है ऐसे, और वो बोलती है कि वाइप हिम आउट ऑफ द पैलेस। ठीक है, तो वो बोलती है कि इसको महल से बाहर फेंक दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पैसेज है वो खत्म होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। होप करते हैं कि आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इनके क्वेश्चंस के आंसर हमको दे पा रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ, पैसेज को समझ के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना। हमको भी लगेगा कि हाँ, हमने कुछ समझाया, हमने मेहनत की है जो, ठीक है, वो आपने उसका फ़ायदा उठाया है। तो हम इसके अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द फेरी वांटेड टू मैरी द सेफर्ड बिकॉज, जो परी है वो सेफर्ड यानी कि चरवाहे से शादी क्यों करना चाहती थी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि ही हैड सेव्ड हर लाइफ। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। ठीक है, यानी कि वो स्वीटली यानी कि बहुत ही मीठी बांसुरी बजा रहा था इसलिए। या तीसरा है ही वॉज वेरी हैंडसम, क्या वो बहुत सुंदर था इसलिए। या चौथा है कि द सेफर्ड लव्ड हर, या चरवाहा उससे प्यार करता था इसलिए। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि वो बांसुरी बजा रहा था, ठीक है, और बहुत ही मीठी बांसुरी बजा रहा था, इसलिए जो परी है उससे शादी करना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द सेफर्ड डैश, जब जैसे ही परी ने उसकी उंगली में रिंग पहनाई, ठीक है, तो क्या हुआ। तो मैरिड हर, उसने उससे शादी कर ली। या डिसअपेयर्ड, या वो गायब हो गया। या टर्न इनटू अ स्टैचू, या वो पत्थर में बदल गया। या डी है कि चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, या वो एक हैंडसम आदमी बन गया, मतलब कि एक जवान व्यक्ति बन गया, जवान और हैंडसम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वो एक हैंडसम और यंग मैन बन गया था जब उसने फिंगर में रिंग पहनाई थी परी ने। ठीक है, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इनको सॉल्व कर पा रहे होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी कठिनाई आती है तो हम आपके लिए बैठे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि द सेफर्ड वेंट टू रोम इन डैश। ठीक है, तो जो सेफर्ड था वो रोम कैसे गया, ठीक है, किस में बैठ के गया। ऑप्शन ए है बोट में बैठ के, ऑप्शन बी है कार्ट में बैठ के, ऑप्शन सी है प्लेन टिकट में बैठ के, ऑप्शन डी है कोच में बैठ के। ठीक है, तो ये कोच में बैठ के गया था, कोच यानी कि रथ में बैठ के गया था। ठीक है, जो परी ने उसको दिया था उसी रथ में बैठ के गया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है कि व्हेन द सेफर्ड रीच रोम ही। ठीक है, ऑप्शन ए है मीट हिज फ्रेंड देयर, वो अपने फ्रेंड से मिला। जब जब चरवाहा रोम पहुंचा तो वो किससे मिला है, ठीक है, मीट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से मिला। या साउट हिज पेरेंट्स परमिशन टू मैरी द फेरी, यानी कि उसने अपने जो पेरेंट्स यानी कि माता पिता थे उनसे परमिशन मांगी वो उससे परी से शादी करने के लिए। ठीक है, और या तीसरा है कि प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, या वो जो इटली की रानी थी, इटली की रानी से शादी की ख्वाब देख रहा था, या उसने शादी की योजना बनाई थी इटली की रानी से। या डी है कि मीट द किंग ऑफ इटली। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली तीसरा ऑप्शन जो सही है, उसने जो रानी थी इटली की उससे शादी करने की योजना बना ली थी। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि द क्वीन ऑर्डर द सेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट द पैलेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पैलेस बिकॉज ही। ठीक है, तो जो क्वीन है, क्वीन मतलब जो इटली की रानी थी, उसने जो चरवाहा था उसको बाहर फेंकने का ऑर्डर क्यों दिया था कि इसको महल से बाहर फेंक दो। ठीक है, इसका ऑप्शन है कि टैंड ओल्ड एंड अगली। ठीक है, वो एक बूढ़े और बदसूरत इंसान में बदल गया था।
ठीक है। या इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि ट्राई टू स्टील है ज्वेलरी या ज्वेल्स, यानी कि उसने जो रानी थी उसकी जो ज्वेलरी पहनी थी क्या वो चोरी करने की कोशिश की थी। या तीसरा है कि रिफ्यूज टू मैरी है, ये क्या उसने शादी के लिए मना कर दिया था चरवाहे ने, इसलिए उसने ऐसा बोला था। या डी है कि रिवील्ड हिज प्लान टू मैरी द फेरी, ठीक है, या उसकी जो जो परी से शादी करने वाली योजना थी क्या वो खुल गई थी इसलिए। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि जैसे ही उसने प्रपोज किया था वो एक ओल्ड एंड अगली मैन में बदल गया था। ठीक है, इसलिए रानी ने उसको बोला था कि इसको महल से बाहर फेंकवा दो। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर हो जाएगा, टर्न्ड ओल्ड एंड अगली। ठीक है, बाकी इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट अंतिम पैसेज यानी कि चौथे नंबर का पैसेज है उसको देख लेते हैं। राइट ब्रदर डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडिया व्हेन बिल्डिंग देयर एरोप्लेन्स। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि जो राइट ब्रदर्स थे एरोप्लेन का आविष्कार उन्हीं ने किया था। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये पैसेज दिया गया है। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत उनके बारे में है और बाकी उन्हीं किन्हीं और जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द राइट ब्रदर डिड नॉट हैव टू टुक फार फॉर आइडिया व्हेन बिल्डिंग देयर एरोप्लेन, मतलब कि जब वो अपना एरोप्लेन बना रहे थे राइट ब्रदर, ठीक है, तब उनको ज़्यादा दूर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, दे स्टडीड बर्ड, उन्होंने चिड़ियों का अध्ययन किया, मतलब उन्होंने चिड़ियों को देखा कि चिड़ियाँ उड़ रही हैं। ठीक है, तो हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो ऐसी चिड़ियों की तरह उड़ सके। ठीक है, तो उन्होंने चिड़ियों से मोटिवेशन लिया। इसके बाद है कि द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिजाइन प्रॉब्लम इज नॉट न्यू, यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति है, प्रकृति से डिजाइन के लिए कोई भी चीज़ सीखना ये कोई नई बात नहीं है। बट ओवर द लास्ट डिकेड, यानी कि जो पिछली सदी है, ठीक है, इससे द प्रैक्टिस हैज मूव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल्स टू दी मेन स्ट्रीम, यानी कि पहले जो ये प्रणाली थी, यानी कि जब अगर अपन को कोई नई चीज़ बनाना है तो नेचर से सीखता था व्यक्ति पहले कि नेचर में ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, जो इसकी तरह दिखे, जैसे एरोप्लेन बनाना था तो उनको लगा कि हम पक्षी को देख रहे हैं, अगर ये पक्षी उड़ सकता है तो क्यों ना हम ऐसी कोई चीज़ बनाएं जो उड़ पाए इसी की तरह। ठीक है, तो नेचर से एक मोटिवेशन लेने की जो ये प्रथा है वो नई नहीं है, वो काफ़ी पहले से चली आ रही है। लेकिन जो पहले होता था, पहले केवल वो एक प्रायोगिक जो चीज़ें होती थी केवल साइंटिफिक प्रयोगों तक ही सीमित रहता था। ठीक है, लेकिन अभी की सदी में जो है वो एक ये चीज़ सबको पता है कि ये चीज़ प्रोसेस कैसे काम करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लाइन है वो है कि द टर्म बायोमिमिक्री पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचर साइंस राइटर जेनी बेनियस, ठीक है, इन द लेट 90s, रेफर टू इनोवेशन दैट टेक देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्लोरा एंड फेना। ठीक है, फ्लोरा एंड फेना बेसिकली ये है वनस्पति और जो जंतु हैं। फ्लोरा कहा जाता है वनस्पतियों को, वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे हैं बाकी सारी चीज़ें वो उनको, और फेना कहा जाता है जीव जंतु हैं जो जो चल फिर सकते हैं उनको। ठीक है, ये बेसिकली अरस्तु ने ये दोनों वर्ड दिए थे, फ्लोरा एंड फेना। ठीक है, तो उन्हीं का यहाँ पे यूज किया गया है, एनिमल्स की जगह फेना का यूज किया गया है। ठीक है, और बाकी जो पेड़ पौधों की जगह फ्लोरा का यूज किया गया है। तो ठीक है, इसके बाद है बायोमिमिक्री एडवोकेट आर्गू दैट विथ 3.8 बिलियन ईयर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन हैज ऑलरेडी सॉल्व मैनी ऑफ चैलेंजेस ह्यूमंस नाउ एनकाउंटर। ठीक है, इसका मतलब है कि 3.8 बिलियन से जो रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि जो विकास होता आ रहा है, ठीक है, वो उन सारी चीज़ों से गुजर चुका है, उन सारी समस्याओं से गुजर चुका है जिनसे इंसान आज गुजर रहे हैं। Although we often see nature as something be mine for resource, biomimicry view nature as a mentor। जो बायोमिमिक्री है, बायोमिमिक्री जो नेचर है, नेचर को एक मेंटर की तरह देखती है। ठीक है, फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब देयर आर काउंटलेस इंस्ट्रक्शन वेयर नेचर सोर्स हैव सर्व्ड एज इंस्पिरेशन ऑफ इनोवेशन that promised to transfer every sector of society. One such instance occurred in 1941 when Swiss engineer George D. Mestral was out hunting with his dog. One day when he noticed sticky burrs with their 100 tiny hooks had attached themselves to his pant and his dog's fur. These were his inspiration from Velcro। यानी कि इसका मोटा मोटा सार ये है कि हम जो भी चीज़ नई इंसान इनोवेट करता है या नई चीज़ की जो खोज करता है वो कहीं ना कहीं प्रकृति जो है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे मोटिवेशन लेता है उस चीज़ की। ठीक है, ऐसे ही जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने चिड़िया से मोटिवेशन ली थी एरोप्लेन बनाने के लिए। और ऐसे ही एक जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जॉर्ज डी मेस्ट्रल, उन्होंने जब वो एक दिन अपने खेतों में घूमने गए
तो वो चिपकने वाले वो होते हैं ना, आपने देखे होंगे वो पेड़ होते हैं ना जो वो ऐसे चिपक जाते हैं पेंट वगैरह में, कहीं भी उनकी जो वो ऐसे लगी रहती है बाल टाइप की, वो पेंट वगैरह में अपनी साइड वगैरह में कहीं भी चिपक जाती है अगर उनके पास से गुजर जाओ अपन। ठीक है, तो उनको जब उन्होंने देखा वो उनकी पैंट में, और वो कुत्ता साथ में लिए थे तो कुत्ते के बालों में वो चिपक गए। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्हें आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो मतलब हमने देखा होगा वो चिपकने वाले जूते हमने जो बचपन में पहने हैं, वो उसकी बद्दी जो थी वो चिपक जाती थी एक दूसरे से। ठीक है, और फिर ऐसे निकालो तो चर की आवाज़ आती थी, वो है वेलक्रो। ठीक है, तो उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार इसी चीज़ को देख के किया। ठीक है, तो मतलब ये है कि किसी भी जो नई चीज़ की खोज होती है वो नेचर की जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, नेचर में ऑलरेडी हैं, उनको देख के ही होती है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कृपया कमेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं इसके। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाई, तो जो हवाई जहाज था वो किससे इंस्पायर्ड था। ठीक है, ये हम सभी को पता है कि बर्ड से इंस्पायर्ड था वो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बायोमिमिक्री रेफर टू डिजाइन दैट। ठीक है, तो बायोमिमिक्री जो है, ठीक है, वो किस किस को रेफर करती है डिजाइन के लिए। ठीक है, तो बायोमिमिक्री हमारी है आर इंस्पायर्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग। ठीक है, ये नेचुरल की जो चीज़ें हैं इनसे इंस्पायर्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बायोमिमिक्री व्यू द नेचुरल बर्ड एज आ। ठीक है, तो एज अ मेंटर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसी में मिल जाएंगे सारे आंसर। अगर फिर भी आपको कोई आंसर में अगर कठिनाई हो या कोई भी वर्ड को समझने में आपको कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें हमारा, तो यूट्यूब चैनल की बायो में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा एस्पिरेंट, जो कॉमरेड है एस्पिरेंट कॉमरेड के नाम से ही हमारा है टेलीग्राम चैनल। और बाकी आप हमें कोई भी चीज़ हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि चौथे नंबर के क्वेश्चन को। वो है कि व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मैनी ऑफ चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय मैन। ठीक है, जो इंसान आज जो प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है, वो उसको सॉल्व करने में क्या चीज़ हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब विकास। ठीक है, ये हम ऊपर इसी में मिल जाएगा आपको, एवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद पांचवें नंबर का जो ऑप्शन है वो है कि द टू इंटेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर, यानी कि वो दो कौन से उदाहरण हैं जो बायोमिमिक्री को शो करते हैं इस जो पैसेज में है। ऐसे कौन से दो उदाहरण दिए गए हैं जो बायोमिमिक्री को दर्शाते हैं। तो वो दिया गया है बर्ड्स और बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स की जो है बर्ड्स से इंस्पिरेशन मिली थी एरोप्लेन बनाने की, और जो बर्ड्स है बर्ड्स से इंस्पिरेशन मिली थी अपना वेलक्रो बनाने की। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा ठीक लगी होगी। हमने इसमें कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके आपको समझाया जाए। ठीक है, ताकि आपकी जो मीनिंग है वो भी स्ट्रांग हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम उसको और अच्छी तरह से बताएंगे। हमने आखिरी में थोड़ा जल्दबाजी इसलिए कर दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। ठीक है, और अगर आप फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेशक। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहें तो प्रोसेस मैंने बताई दिया। आप यूट्यूब चैनल की बायो में जाए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है, इस पर बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से कर ली, अच्छे से देखी, इसको सॉल्व किया अच्छे से, ठीक है, तो इन्हीं जो हमने आज 4 पैसेज किए हैं, इन्हीं 4 पैसेज में से कोई 2 पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और उसमें आप 10 में से 10 नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आई होप इंग्लिश में आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू, बाकी पढ़ते रहें और कोई भी डाउट हो तो हम तो बैठे ही हैं आपके लिए।